रोज की तरह आज भी रात के अंधेरे में ससुर जी मेरे कमरे में आए। आज उनके स्वभाव में काफी फुर्ती और बदलाव था। वो मुझे आज काफी ऊर्जावान और जवान महसूस हो रहे थे और उनका हथौड़ा भी काफी मोटा और तगड़ा महसूस हो रहा था। अब मुझे शक होने लगा कि आज मेरे साथ जो शख्स है वह ससुर जी नहीं बल्कि कोई और है। शक होते ही संबंध के दौरान जैसे ही मैंने टेबल लैंप को ऑन किया तो मेरे ऊपर चढ़े आदमी का चेहरा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वीजा रिजेक्ट होने के बाद मैं और ससुर जी वापस चेन्नई लौट आए, लेकिन होटल में मेरे साथ जो हुआ उसे सोच सोच कर मेरे दिलो दिमाग में एक तूफान बरपा हुआ था कि आज मैं अपने उस ससुर कहते ही बेअब्रू हो चुकी थी जिस ससुर को मैंने दिल की गहराइयों से अपने बाप का दर्जा दिया था। जब मैं चेन्नई वापस अपने ससुराल पहुंची तो अपनी सास को देखते ही मैं अपनी सास को बताना तो चाहती थी कि उनके पति ने किस तरह होटल के कमरे में जबरन मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है, मगर चाहने के बावजूद मेरी जुबान ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया और मैं अपना मुंह खोलने की बजाय उनसे लिपट कर बुरी तरह रोने लगी। पिताजी ने मुझे रोते देखा तो सास से कहने लगे कि हमारी बेटी को वीजा ना मिलने का बहुत दुख है, इसलिए ये सारे रास्ते रोती ही रही है। जिस पर मेरी सास मुझे तसल्ली देने लगी और ससुर अपने नाती और पोतों से खेलने में व्यस्त हो गए। पिताजी पूरे खानदान में एक मशहूर शरीफ आदमी थे और मुझ समेत अपनी बेटी को दुपट्टा ओढ़ने और बारीक कपड़े ना पहनने का हुक्म देते थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कब से वो अपनी ही बहू की दुपट्टा उतारने का मंसूबा बनाए बैठे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो मयंक को जरूर बताऊंगी। मुझे तो अब अपनी ससुराल के हर मर्द से नफरत हो गई थी। रात को मयंक का फोन आया तो मैं टूट टूट कर रोने लगी और कहा कि आपके पिताजी सही आदमी नहीं है। मैंने सोचा अगर मयंक को एकदम सारी बात बताऊंगी तो उस पर आफत टूट पड़ेगी, इसलिए मैं अपने पति से खुलकर बात करने के बजाय उसको इशारों में अपनी बातें समझाना चाहती थी। मेरी बात सुनकर मयंक हंसते हुए कहने लगे कि क्या कर दिया मेरे पिताजी ने। मैंने फिर भी पूरी बात विस्तार से बताने की बजाय कहा कि वो मुझे गलत नजरों से देखते हैं। मेरे इतना कहते ही मयंक चीख उठे और मुझ पर चिल्लाते हुए बोले, मेरे खानदान के सब लोग सही कहते थे कि तुम्हारे खानदान में शादी ना करूं। आज तुम मेरे बाप की नजरों पर इल्जाम लगा रही हो, कल ये भी कह देना कि वो तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं। अपने पति को इस तरह गुस्से में आता देखकर मैंने उनको अपनी पूरी कहानी बयान करने की एक और कोशिश की तो मेरी बात स्टार्ट होते ही मयंक ने दोबारा फोन पर गुस्से में चिल्लाते हुए मुझे चुप होने को कहा। आज तो ये बात कह दी है, अगर फिर कभी ऐसी बात की तो मैं अभी तलाक देने को तैयार हूँ। कल मेरी बहन और बहनोई पर भी इल्जाम लगा देना। और गुस्से में फोन रख दिया। मुझे मयंक की बातों पर जरा भी अफसोस ना हुआ, क्योंकि अपनी इज्जत अपने ससुर के हाथों लूटने के बाद मयंक की बातों की अब क्या हैसियत थी। मैं समझ गई कि एक बेटा होने के नाते मयंक अपने बाप के बारे में मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेगा, इसलिए अपना बसा बसाया घर उजाड़ने की बजाय इस वाकये को एक भयानक सपना समझकर भूल जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा। इसलिए मैं चुप हो गई। फिर मयंक को फोन करके माफी मांगने लगी। मयंक ने मेरी बात को एक गलती समझकर इस शर्त पर मुझे माफ किया कि मैं दोबारा कभी उनके पिताजी पर किसी तरह के इल्जाम नहीं लगाऊंगी। हालांकि अगर मेरा पति ठंडे दिल से मेरी पूरी बातें सुन लेता तो शायद उसको ये अंदाजा हो जाता जिसको वो इल्जाम कह रहा है असल में वो हकीकत है। मयंक की तरफ से इस तरह का रिएक्शन आने के बाद मैंने पक्का फैसला कर लिया था मैं इस तरह तो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। लेकिन एक मकसद के तहत थोड़े समय के लिए मैंने बिल्कुल शांति बना लिया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे बड़े भाई के पास मुंबई गए हुए थे और मैं उनके वापस आने का इंतजार में थी कि जैसे ही मम्मी पापा चेन्नई से वापस आएंगे तो मैं अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। दिल्ली से वापस आने के बाद पिताजी कुछ दिनों तक मुझसे थोड़े दूर दूर ही रहे। इसकी वजह यह हो सकती थी कि वो फोन पर मयंक की बातचीत से इस बात का अंदाजा लगा रहे होंगे कि मैंने अपने पति को उनकी हरकत के बारे में बता दिया है कि नहीं। फिर जब पिताजी को अंदाजा हो गया कि मैंने मयंक से उस वाकये के बारे में कोई बात नहीं की तो उनका हौसला और बुलंद हो गया। अब पिताजी का जब दिल चाहता वो रात को चोरी छुपे मेरे कमरे में घुस आते और अपनी हसरतें पूरी कर लेते और मैं एक बेजान लाश की तरह कुछ भी नहीं कर पाती। मेरी ननद और उसका पति घर के ऊपरी मंजिल में रहते हैं, इसलिए वो लोग रात को एक बार ऊपर की मंजिल पर जाने के बाद सुबह तक दोबारा नीचे नहीं आते थे। जबकि मेरी सास अपनी बीमारी के लिए जो दवाई इस्तेमाल करती थी
उनमें नींद की दवा भी शामिल होती थी। इसलिए जब मेरी सास रात को अपने कमरे में जाती तो वो बिस्तर पर लेटते ही नींद की आगोश में चली जाती और फिर अगली सुबह ही उनकी आँख खुलती, जिस वजह से रात के सन्नाटे में पिताजी मेरे कमरे में बिना किसी डर के चले आते थे। वो जब मेरे कमरे में होते थे तब कमरे की लाइट ऑन नहीं करते थे। मुझे पिताजी से इस कदर नफरत थी कि जब भी वो मेरे साथ संबंध बनाते तो मैं उस समय जज्बातों से बिल्कुल अलग होकर सिर्फ यही महसूस करती कि मैं जैसे कोई हैंडपंप हूँ और ये पानी निकाल कर अपनी प्यास बुझाएगा और चला जाएगा। मैं एक बेजान की तरह बस उसे बर्दाश्त करती और यही दुआ करती कि ये नीच इंसान जल्दी अपना काम खत्म करके निकले और मेरी जान छोड़े। पिताजी का मुझसे अपना गंदा खेल खेलते 2 महीने हो चले थे कि एक रात को जब वो मेरे कमरे में आए तो उनके स्वभाव में काफ़ी फुर्ती और बदलाव था। वो मुझे आज काफ़ी ऊर्जावान और जवान महसूस हो रहे थे और काफ़ी तेज तेज झटके लगा रहे थे और उनका हथौड़ा भी काफ़ी मोटा और तगड़ा महसूस हो रहा था। मैंने आज तक इतने बड़े और मोटे बैट से क्रिकेट नहीं खेला था। उसके बैट को मेरी पिच बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिससे मेरी जान निकली जा रही थी। अब मेरी चीखें निकलने लगी। न जाने क्यों मेरे दिल के किसी कोने से ये आवाज़ आई कि लगता है कि आज मेरे साथ जो शख्स है वो पिताजी नहीं बल्कि कोई और है। ये ख्याल आते ही संबंध के दौरान मैंने हाथ बढ़ाकर बेड के पास के टेबल लैंप को ऑन किया तो मेरे ऊपर चढ़े आदमी का चेहरा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जीजा जी आप? मेरे साथ रंगरलियां मनाने वाला व्यक्ति पिताजी नहीं बल्कि सुनील था, जिसे मैं जीजा जी कहती थी, जो पिताजी का घर जमाई था। मैं चीख उठी कि जीजा जी ये मैं हूँ, आप क्या कर रहे हैं? तो सुनील बेशर्मी से हंसा और कहने लगा कि पिताजी को दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? मुझ में क्या कांटे लगे हैं? तुम शोर करोगी तो सब जाग जाएंगे और फिर मैं भी सबको ये बता दूंगा कि तुमने ही मुझे अपने कमरे में बुलाया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि सुनील ये राज जान चुका था कि पिताजी मुझसे अपनी हसरतें पूरे करते हैं। सब घर वाले और खानदान वालों की नज़र में सुनील भी एक सीधा साधा और रईस इंसान था। इसलिए मुझे पता था कि अगर मैं शोर मचाऊंगी तो कोई मेरे बात का विश्वास नहीं करेगा कि सुनील मेरे कमरे में आया था, बल्कि इसके अलावा सब सुनील की कही बात का यकीन करेंगे कि मैंने ही उसे अपने कमरे में बुलाया होगा। सुनील की धमकी काम आई और मैं चुपचाप लेट गई। कमरे में जलते बल्ब की वजह से पूरा कमरा रोशन हो गया था और इस रोशनी में सुनील के अंदर का शैतान साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं जबरन उल्टी होकर बिस्तर पर लेट गई। सुनील ने 3 घंटे तक मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक निचोड़ लिया था और अपना बदबूदार लस्सी मेरे मुंह में निकाल दिया। जब वो मेरे कमरे से चला गया तब मेरे शरीर का अंग अंग दर्द कर रहा था। मैं उल्टी करते करते सोचने पर मजबूर हो गई कि यहाँ तो मैं मर जाऊंगी, ना मेरा कनाडा का बुलावा आएगा और ना मैं इस नरक से निकल पाऊंगी। आखिर मैं कब तक दामाद और ससुर की खिलौना बनकर रहूंगी। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान थी और खुद ही अपने नज़रों में गिर गई थी। दिल चाहता था कि यह देह त्याग दूं या सारे ससुराल वालों को इकट्ठा करूं और चीख चीख कर कहूं कि कोई और है तो आ जाए, वो भी अपने अरमान पूरे कर ले। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और हिम्मत से काम लिया और सोचने लगी कि इन दामाद और ससुर का असली चेहरा सबके सामने ला कर रहूंगी। मैंने अगले दिन अपने कमरे में एक मोबाइल फोन को बेड के सामने गुलदस्ते में छिपा दिया और जैसे ही रात में सब घर वाले सो गए तब मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उस रात मैं इंतजार में थी कि दोनों में से जो आएगा उसका सबूत मेरे पास होगा। उस रात तो दोनों में से कोई नहीं आया और मैं भी चैन से सोई। लेकिन एक दिन बाद पिताजी कमरे में आए और उन्होंने मेरे शरीर की ऐसी हालत देख उनको शक हो गया कि उनके अलावा कोई और भी है जो मेरे साथ ये सब करता है। उन्होंने मुझसे बार बार पूछा कि कौन है वो। मैं बोली आपको क्या फर्क पड़ता है, जो उसने किया आप भी तो वही करने आए हो। इतना सुनकर पिताजी गुस्से में आ गए और उन्होंने 2 घंटे तक मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकाला। उनके जाने के बाद मैंने फोन चेक किया तो वीडियो बन चुकी थी। अब सुनील की बारी थी। पिताजी को सुनील पर शक होने लगा था। वो सुनील पर नजर रख रहे थे और सुनील ये सब भाप चुका था, तो उसने कुछ दिनों के लिए मुझसे दूरी बना ली। एक दिन मेरी मम्मी का मुंबई से फोन आया और बोली कि वो और मेरा भाई आज शाम की फ्लाइट से चेन्नई लौट रहे हैं। मुझे तो बस उनके वापस आने का इंतजार था, क्योंकि मैंने दिल्ली से वापसी पर ही ये तय कर लिया था कि अपने ससुर के हाथों बेआबरू होकर मैं अपने ससुराल में नहीं रह सकती। फिर सुनील के साथ उस रात वाले वाकये के बाद मेरे लिए अब यहाँ एक पल रुकना दुश्वार था।
आज मेरे ससुर अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गए थे। शाम को उनका फोन आया कि वो आज रात वहीं रुकेंगे, क्योंकि मेरी शादी के बाद पहली बार पिताजी घर से बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। जैसे ही ये बात सुनील को पता चला तो उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे वो इसी का इंतजार कर रहा था। रात होते ही रात के सन्नाटे में सुनील मेरे कमरे में आया और मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। जानती थी कि पिताजी के गैर मौजूदगी में वो जरूर आएगा। मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर लिया था। सुनील आते ही बोला कि आज तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम कभी नहीं भूलोगी। उसको लगा कि मैंने पिताजी से उसके यहाँ आने के बारे में बता दिया है। उसने मेरे साथ अपना काम शुरू कर दिया और मैं बेजान पड़ी ये सोच रही थी कि बस जैसे तैसे आज की ये भयानक रात गुजर जाए और कल से मुझे इस नरक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन सुबह मैंने मयंक को फोन करके एक बार फिर उसके बाप के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की तो वो मुझ पर भड़कने लगा और तलाक देने की धमकी देने लगा। मैंने उसको बताया कि पहले तो सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही थे, अब तो तुम्हारे जीजाजी भी। यह कहकर मैं रोने लगी। मयंक मुझे ही भला बुरा कहने लगा। मुझे पता था कि मयंक इतनी आसानी से नहीं मानेगा। फिर मैंने उसे वो वीडियो सेंड किया जिसे देखकर वो पूरी तरह टूट गया और रोते हुए मुझसे बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात का विश्वास नहीं किया और तुम्हें दरिंदों के बीच अकेला छोड़ दिया, और बोला कि मैं अभी तुरंत घर के लिए निकल रहा हूँ। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मैंने आज अपने मायके से मम्मी और पापा और कुछ रिश्तेदारों को अपने घर बहुत ज़रूरी काम है कहकर बुलाया था, और तब तक मेरे ससुर जी भी घर आ गए। वो घर पर इतने लोगों को देखकर घबरा गए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, सब ठीक है ना बेटी? मैंने कहा, खबरदार जो मुझे अपनी गंदी जुबान से बेटी कहा तो। मैंने ससुर जी और सुनील की असलियत पूरे खानदान के सामने उजागर कर दिया और मैंने अपने सास, ननद और मेरी मम्मी को वो वीडियो भी दिखाया। सभी ने उन दोनों की असलियत जानकर उनको गालियां देने लगे। मेरे मम्मी पापा ने मयंक के सहमति से ससुर जी और सुनील के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा के उनको जेल भेज दिया और मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद मयंक वापस इंडिया आने के बाद मेरे घर आया और बोला, रोशनी अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं रखूंगा। मैंने सारे पेपर रेडी करा लिए हैं, अब तुम मेरे साथ कनाडा चलो। अब मैं अपनी पिछली जिंदगी को बुरा सपना समझ के भूल गई और कनाडा में मयंक के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।